नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है आपके बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा कार्यक्रम किरदार-ए-ज़िंदगी को लेकर। एक लंबा समय, एक लंबा अरसा, एक बड़े पायदान पर हम पहुँच गए हैं। जी हाँ, आज हमारा 69 एपिसोड है, यानी कि 69 पायदान पर हम पहुँच गए हैं और एक लालसा या एक जुनून कुछ करने की, कुछ पाने की, उसी जुनून को लेकर हम चल रहे हैं। और हर बार, हर बुधवार को मैं इंतज़ार करवाती हूँ, आपसे वादा करके जाती हूँ कि अगली बार एक नए शख्सियत से रूबरू होंगी, आपको रूबरू कराऊँगी। और आज जिस शख्सियत को मैं लेकर आई हूँ, परिचय के कतई मोहताज नहीं है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। जावेद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन आपका। बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। सबसे पहले तो वो हमारे बिहार की शान है, भोजपुरी की शान है, इसलिए भी मेरे चेहरे पे आपको एक प्यारी-सी और एक दंभ-सा महसूस हो रहा होगा, लेकिन वो दंभ सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है। और खुशी महसूस हो रही होगी क्योंकि जब बिहार की मिट्टी की बात होती है, तो वैभवी का चेहरा बहुत खिल जाता है। एक ऐसे शानदार शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें अभी-अभी फ़िल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाज़ा गया। भोजपुरी के दुनिया में उनका बहुत बड़ा नाम है। भोजपुरी के गीत उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। वो बहुत सुंदर प्रस्तोता हैं टीवी, टेलीविज़न के। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक छोटी-सी एंकर, इतने बड़े एंकर को आज अपने स्टूडियो में बुला के उन्हें ससम्मान उनसे बातचीत करने वाली हूँ। उन्हें आमंत्रित किया और हमारे आमंत्रण को देखिए उन्होंने स्वीकार किया। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली हमेशा ऋणी रहेगा। और छोटा-सा उनका मैं परिचय देती हूँ, उसके बाद हम सीधे उनसे मुखातिब होंगे, उन्हें आमंत्रित करेंगे हमारे स्टूडियो में। मैं जिस प्रख्यात साहित्यकार की बात कर रही हूँ, जिस कवि की बात कर रही हूँ, जिन्होंने भोजपुरी भाषा में अपना परचम लहराया है। आप एक फ़िल्म समीक्षक भी हैं, आप संपादक भी हैं और टेलीविज़न प्रस्तोता भी हैं। उसके अलावा छोटी-सी मैंने कोशिश की है कि कम बड़ा व्यक्तित्व है, लेकिन कम शब्दों में उनका परिचय दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बात हो सके। लगभग 1 दशक तक अफ्रीका एवं यूके में बतौर इंजीनियर सेवा देने के बाद जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम है मनोज भावुक जी। आइए उनके बारे में कुछ और भी जानते हैं। मीडिया से आप जुड़े रहे काफ़ी वर्षों तक और जी टीवी, टाइम्स नाउ, न्यूज़ 18 समेत अनेक चैनलों में वरिष्ठ पदों पर आपने कार्य किया है। आप जी टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो सारेगामापा के प्रोजेक्ट हेड भी रहे हैं। कई पुस्तकों के प्रणेता भी आप रहे हैं। टीवी एंकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक भी आप रहे हैं। आपने कई फ़िल्मों और धारावाहिकों में अभिनय भी किया है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन की दिल्ली और इंग्लैंड इकाई के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में हिंदी के विश्व विख्यात आलोचक नामवर सिंह की संस्था नारायणी साहित्य अकादमी के महासचिव भी आप हैं और भोजपुरी जंक्शन पत्रिका के संपादक भी। अचीवर्स जंक्शन के निदेशक और कई मीडिया ग्रुप में बतौर कंसल्टेंट आप सेवा दे रहे हैं। उसके बावजूद एक बड़ा सम्मान आपको प्राप्त है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ भी हम प्रेषित करते हैं। आपको सिनेमा व साहित्य के बीच एक सेतु और भोजपुरी सिनेमा का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। हाल ही में आपको फ़िल्म फेयर व फेमिना द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार के राज्यपाल द्वारा राज्य गौरव सम्मान से भी आपको नवाज़ा गया है। तो अब बिना किसी विलंब के आदरणीय मनोज भावुक जी को हम स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। उनके बारे में जितनी बातें हमने कही, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बातें हम वैसी करेंगे जो कोई नहीं जानता। भावुक जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ।
और बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने के बावजूद हमारे छोटे से पोर्टल पर आपने आना स्वीकार किया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया वैभवी जी। मैं आपको सुनते रहता हूँ, देखते रहता हूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ़ दिवाली के दिन दीप नहीं जलाते, जो पूरे साल भर दिया जलाते रहते हैं। आप इसको छोटा नहीं कि काम या छोटा चैनल नहीं बोलिए, आप इतना बड़ा काम कर रही हैं कि जो लोग अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनकी कहानी कह रही हैं, दुनिया के सामने ला रही हैं, ताकि कुछ लोग जगें, कुछ लोग जीवंत हों, लोग वैसा काम करें। तो आप तो रोज़ दीप जला रही हैं, इसलिए आप रोज़ दिवाली मना रही हैं और अभी दिवाली बीता है। आपके चैनल से जितने जुड़े हुए जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको दिवाली की शुभकामनाएँ देता हूँ और उनसे भी यही आग्रह करता हूँ कि दिवाली एक प्रतीक है, हम रोज़ दिया जलाएँ, रोज़ ऐसा काम करें जिससे हमारे अंतस में उजाला हो। बाहर बहुत नफ़रत फैला हुआ है। हर देश में आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है। इसमें प्रेम ही इसको बचा सकता है। हम किसी भी तरह से चाहे वो जो रास्ता हो, हम प्रेम को नफ़रत से काटने की कोशिश करें। तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे आमंत्रित किया, इस काबिल समझा और इन शब्दों के लिए जिसमें आपने मेरी तारीफ़ की और ख़ास करके जो बिहार का कनेक्शन बताया, तो मुझे भी क्योंकि अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से मैं तो उस मिट्टी को लेकर दुनिया में घूमता रहा हूँ। आपने देखा जिस देश में गया, इस मिट्टी को लेकर गया, ये मिट्टी मेरी पहचान है और मुझे पता है कि मिट्टी से कटने के बाद, अलग होने के बाद आदमी अस्तित्व विहीन हो जाता है। हम मिट्टी में पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो हम मिट्टी के साथ रहें, तो ज़मीनी रहेंगे, जागरूक रहेंगे और सेहतमंद भी रहेंगे। कोरोना काल ने समझाया भी कि मिट्टी से जुड़कर रहो भाई। जी। बहुत बढ़िया, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं और जिस तरह से आप टेलीविज़न प्रस्तोता रह चुके हैं और आपका एक तरह का साक्षात्कार लेना, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि बिहार की मिट्टी का जो एक कनेक्शन है, वो कनेक्शन हमें बहुत आसानी से यहाँ बैठने के लिए समृद्ध करेगा और बहुत सारी बातें हम कर पाएँगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हमारे जितना परिचय राम बहादुर राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन स्वागत करती हूँ और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमेशा की तरह सबसे पहले केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली आपका ऋणी है क्योंकि आप शुरू से ही हमारे हर कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं और वरिष्ठ हैं और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। बहुत-बहुत अभिनंदन। जावेद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। सभी का स्वागत करती हूँ और जिस तरीके से मिट्टी की बात हो रही है और अपने गाँव, अपने देश की बात हो रही है और भोजपुरी के लिए भी आपने बहुत कुछ किया। लेकिन जी। जो परिचय मैंने आपका दिया, वो तो कहीं भी लिखा जा सकता है या कहा जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ। बहुत खुशनसीब हूँ। सभी परिवार में हमारे जो है एक परिवार ही है जो समझिए कि तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे इस ढंग से लेकर चल रहा है, खड़ा किया है। मैं फक्कड़ आदमी हूँ। शुरू में बताया कि मैं इंजीनियर था, लंदन में नौकरी करता था और छोड़-छाड़ करके मुझे साहित्य के लिए काम करना है, वो भी अपनी मातृभाषा के लिए काम करना है, वो भी भोजपुरी के लिए काम करना है, जहाँ पर सिर्फ़ आपको देना है, वहाँ मिलना कुछ नहीं। वहाँ पर सिर्फ़ आपको देना है, लगाना है, वहाँ पर आपको हासिल हासिल जो शब्द मैं कर रहा हूँ, वो इस बात का प्रयोग कर रहा हूँ कि जो आज का हासिल है, जिसे हम आर्थिक पक्ष कहते हैं, वहाँ कुछ मिलना नहीं है और पैसे का काम पैसे से होगा, तो एक संघर्ष बढ़ जाता है। बाकी जो सुख है, संतोष है, वह अलग है। तो उसमें परिवार ही जो है हमारे साथ है। पत्नी है, 2 प्यारे बच्चे हैं, दिल्ली में रहते हैं। मैं बंजारा हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। मुझे खुद नहीं पता है कि आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ रहूँगा। जहाँ जैसा प्रोग्राम होता है, चाहे वो शूटिंग टेलीविज़न का प्रोग्राम हो या कवि सम्मेलन हो या इवेंट हो, तो घूमते रहता हूँ। मेरा जन्म सिवान में हुआ
बिहार के सिवान जिले में, तो वहाँ बड़े पिताजी और उनका परिवार है। मैं उत्तर प्रदेश में रहा, रेणुकूट एक जगह है सोनभद्र जिले में, हिंडाल्को का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जी तो जी उसी जी। रेणुकूट में पढ़ाई-लिखाई, बाबूजी हमारे हिंडाल्को में थे। वो मज़दूर नेता थे, पिछले साल उनका देहांत हो गया, अब उस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने 60 के दशक में जब वो कंपनी बनी हिंडाल्को, उसी समय जुड़ गए थे और 14-15 साल वो जेल में रहे, संघर्ष करते रहे। एक लंबी लड़ाई है। अगर आप रामदेव सिंह मज़दूर नेता गूगल करेंगे तो पूरी कहानी उनकी आज तक से लेके अलग-अलग चैनल्स और नवभारत टाइम्स, अलग-अलग अखबारों में पिछले साल देहांत हुआ तो लोगों ने उस कहानी को लिखा। अब माँ हैं वहाँ पर, बड़े भाई हमारे हैं, 3 भाई हम लोग हैं, तो बड़े भाई और उनका परिवार है, छोटा भाई कोलकाता में। तो यही परिवार है और इसी से ऊर्जा मिलती है और मैं बाँध के चलता हूँ कि परिवार का मेरा ये मानना है कि जिस आदमी के साथ परिवार है और जो आदमी चाहे किसी भी ऊँचाई पे चला जाए, किसी प्रोफ़ेशन में चला जाए, वो परिवार को लेकर चलता है, तो उसके उसका जो अंतस है, उसका जो आत्मबल है, वो बढ़ा हुआ होता है। नहीं तो मैंने बड़े-बड़े को टूटते हुए देखा है, ऊँचाई पर जाकर भी परिवार उनका छूट जाता है। तो इस मामले में मैं सौभाग्यशाली। बहुत बड़ी जी, बात कही आपने और बहुत आप सही भी। आप आप रोक-टोक लीजिएगा। देखिए 2 एंकर जब बैठते हैं तो खतरा होता है, पब्लिक जो है बहुरा जाती, सोचती, नहीं पता नहीं, नहीं लगता है बिल्कुल कि नहीं। कौन कौन एंकर है, कौन गेस्ट है, कौन होस्ट है और फिर बोलने में हमारे आदमी मन जी, जी, तो आपको जहाँ ज़रूरत हो, आप वहाँ ब्रेक लगा लीजिएगा। जी, वैसे जी मैं जी ध्यान जी रखता वो हूँ। जी भावुक जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मुझे मेरा काम पता है और तमाम जो श्रोता हैं, जो दर्शक के रूप में हमसे जुड़े हुए हैं, वो सभी आनंदित हो रहे हैं आपको देखकर, सुनकर और बहुत सारे दर्शक जुड़ भी गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब आप परिवार के बारे में अच्छा बोलते हैं या आप ये कहते हैं कि मेरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे परिवार ने मुझे बहुत प्यार दिया, दुलार दिया, तब लगता है कि हाँ, एक संबल है जो मैं हूँ ना, जब कहते हैं परिवार वाले, तुम आगे बढ़ो। तो बहुत अच्छा लगता है और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जैसे कि शुरू में हम कोशिश करते हैं कि जब भी जो भी किरदार के रूप में शख्सियत हमारे साथ हैं, तो उनके परिवार के बारे में हम एक बातचीत कर लें तो एक एक माहौल बन जाता है। जब हम परिवार की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर आती हैं। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, किसी का संघर्ष ज़्यादा रहा होगा जब परिवार का साथ ना मिले या किसी का संघर्ष कम रहा होगा जब परिवार का साथ मिलता है। तो इस तरह की बातें होती हैं। ख़ैर, बहुत सारे दर्शक इस वक़्त जुड़े हुए हैं, मैं उनको ज़रा-सा उनका अभिनंदन करती हूँ। फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राम बहादुर राय जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है, मैं फ्लैश करती हूँ। श्री मनोज भावुक सर का कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल सही कहा। और उन्हें शंभू मेरा जी, मेरा प्रणाम कहिए, तमाम जितने लोग जुड़े हुए, मैं एक साथ सबको प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही के लिए कार्यक्रम है, आप ही के लिए ये रखा गया है। जी। जी बिल्कुल, शंभू पवार जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और अनीता बाला त्रिपाठी जी कानपुर से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं। सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, आप लोग जुड़े रहिए, बने रहिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कार्यक्रम को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम एक कार्यक्रम लेकर आते हैं, बात ये है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ ख़ास होता है और वो ख़ास हर किसी के पास पहुँचना चाहिए। क्या पता किसी को संबल मिले, क्या पता किसी को शक्ति मिले, क्या पता कोई अगर उदास हो तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए। तो कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिए। भावुक जी, आपके परिवार के बारे में हमने जान लिया। अ, एक लंबा समय आपने भोजपुरी को दिया। सीधे-सीधे हम भोजपुरी पर आते हैं इसलिए क्योंकि भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है, बिहार की शान है। चूँकि बिहार देखिए, मुझे लगता है कि एक ऐसी मिट्टी है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। जी। वहाँ मगही भी बोली जाती है, वहाँ भोजपुरी भी बोली जाती है, वहाँ पर मैथिली भी बोली जाती है। इतनी सारी भाषाएँ जिस मिट्टी की खुशबू में समाई हुई हैं, तो आप समझिए कि वो मिट्टी भी बहुत शानदार है और भाषा भी। तो जब भोजपुरी की बात आती है तो
इतना सारा काम किया, तो पहली जो कविता आपने लिखी होंगी भोजपुरी में, ये थॉट कैसे आया आपके मन में, ये प्रेरणा कैसे आई कि नहीं मुझे इसी भाषा को लेकर आगे बढ़ना है? परिवार में तो सिवान से आप हैं, तो परिवार में सभी भोजपुरी बोलते होंगे, तो लिखने का जी। कैसे मन में विचार आया? नहीं, उसके पहले मैं हिंदी में लिखता था। मैं आपको बताया कि मेरा बचपन रेणुकूट में बीता है। तो स्कूल में वो रेणुकूट में रामलीला जो परिषद है, वहाँ रामलीला का कार्यक्रम होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा रामलीला होता है रामनगर में। रामनगर का रामलीला विश्व प्रसिद्ध है। उसके बाद हिंडाल्को में होता है, हिंडाल्को मैनेजमेंट कराती है, बहुत खर्च करती है। तो उसमें रामलीला में मैं भाग लेने लगा। ये 7th 8th में था, नाटकों में भाग लेता था। तो जो दोहे रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ थे, उनको सुनते-सुनते तुकबंदी की आदत हुई और उसके बाद हिंदी में लिखना शुरू किया। फिर कानपुर से बीएनएसडी इंटर कॉलेज से जब 10+2 किया, तो वहाँ से पत्रिका निकलती थी, मैं उसका संपादक था, किशोर कोना में लिखता था। और जब पटना गया, तो ये गुनगुनाने की, लिखने की, ये सब आदत तुकबंदी करने की कॉलेज लाइफ में, स्कूल से ही ये लग गई थी। मैं बोलने में ठीक-ठाक था, तो हिंडाल्को मैनेजमेंट मुझे वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए अलग-अलग शहरों में, आगरा, राजस्थान में पिलानी, मतलब देश के कई हिस्सों में, उसी समय जिस समय मैं स्कूल में था, तो बोलने की, लिखने की ये चीज़ नाटक से और रामलीला से मेरे अंदर आया। और जब पटना में गया, तो रेडियो से जुड़ा और हिंदी की कविताएँ लिखता था। तो उस टीनेजर्स में आपको पता है, किशोरावस्था में अक्सर कोमल मन होता है, प्रेम की कविताएँ लिखता है, वो स्कूल, कॉलेज में है, कोचिंग में। फिर धीरे-धीरे जो भोजपुरी के संदर्भ में आप बात कर रही हैं, तो भोजपुरी में अ, मेरी पहली कविता माँ पर है और मैं जहाँ भी गया, माँ मेरे साथ रही, मिट्टी और अपना देश मेरे साथ रहा। तो पहली कविता माँ की याद से ही, क्योंकि घर छोड़ा था तो माँ अक्सर याद आती थी। तो माँ कविताओं में ढल गई और उस समय सिर्फ कविता नहीं, मैं कविता, गीत, गज़ल, दोहे और आपको जानकर ये मतलब इत्तेफ़ाक ये क्या कि सिनेमा में भी मैं जो पहला गीत लिखा, इस साल तो बहुत वायरल हुआ, वो माँ पर ही केंद्रित है। तो माँ से ही शुरुआत हुई, माँ चल रही है साथ-साथ और माँ की कृपा है कि लिख पा रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि ज़रूर आप वो कविता, वो गीत सुनाएँ, जो माँ माँ को समर्पित है और जिससे आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो। जी, जो कविता है माँ पर, पहली कविता वो सुनाता हूँ और वो गीत भी पहला गीत अ, दोनों आस-पास की रचना है। 96 में भोजपुरी की पहली कविता लिखी। उसके पहले तक हिंदी में लगातार लिखना जारी था। रेडियो के लिए बहुत सारे प्रेम की कविताएँ लिखी। माँ पर ये था कि लंबी कविता है, कुछ छोटा अंश सुनाता हूँ क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बात करनी होगी। कि अब्बो जे कब्बो छुटेलो रे आँखिन से, बबुआ के ढाढ़स बंधावे ले माई, आयावे ना आँखिन में जब नींद हमरा, त सपनों में लोरी सुनावे ले माई। अब बाबूजी, बाबूजी दौड़े नी जब मारे पीटे, त अचरा में अपना लुकावे ले माई। छोड़ी ना बबुआ के मन ठीक नइखे, झूठहू बहाना बनावे ले माई। बाहर का एक बिंब देखिए। तब मोबाइल का युग नहीं था। ये कविता 96 की है कि भेजे में जब कबो देर होला चिट्ठी तक, भेजे में जब कबो देर होला चिट्ठी तब पंडित जी से पतरा दिखावे ले माई आ रोवे ले रात भर। भेजे में जब कबो देर होला चिट्ठी तब पंडित जी से पतरा दिखावे ले माई आ रोवे ले रात भर, सूते न चैन से, भोरे भोरे कौआ उचरावे ले माई। क्या अब बात है! क्या बात! जिंदगी के जिंदगी के अपना वो जिंदगी ना बुझे ले, बबुए नु जिंदगी ह। जिंदगी के जिंदगी के अपना वो जिंदगी ना बुझे ले, बबुए नु जिंदगी ह। बोले ले माई आ दुखा ले हमरे उ सहना ही पावे ले, दुनिया के सब दुख ढो ले ले माई। आ जिंदगी के दिया, क्या बात! जिंदगी के दिया, आ आखिन के पुतरी, बुढ़ापा के लाठी बतावे ले माई। जिंदगी के दिया, आखिन के पुतरी, बुढ़ापा के लाठी बतावे ले माई। आ हमरो उमिरिया मिले हमरा बबुआ के, हमरो उमिरिया मिले हमरा बबुआ के, देवता पितर गोहरावे ले माई, देवता पितर गोहरावे ले।
क्या बात है! माँ की इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी सारी शुभकामनाएँ आपकी कविता में कविता के आँचल में मैं कहूँगी समेटी हुई है। एक-एक शब्द बिल्कुल दिल को छूने वाली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी माँ आपके बगल में बैठी है और आप अपनी माँ को ये कविता समर्पित कर रहे हैं। बहुत अच्छा और सभी वाह, वाह! उम्दा और बहुत सारे संदेश आ रहे हैं। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। भोजपुरी साहित्य के प्रणाम मेरा। महत्वपूर्ण भावुक जी। जी। जी और हमारे पटल की संयोजिका सुदर्शन शर्मा सुधी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जुड़े रहिए, बने रहिए। एक बेहतरीन शख्सियत से क्योंकि रूबरू जी वैभव जी, कविता की जी, आपने बात की, उसी समय एक गीत लिखा, वो बहुत पॉपुलर हुआ। और मुझे इस बात का नाज है कि हमारे चूंकि आप बिहार से हैं, जानती हैं, पूरा विश्व जानता है उन्हें। पद्मश्री, पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी, जी, जब जी, अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मनोज जी, मैं आपका वो गीत गाना चाहती, तेरा मन। क्या तो मैंने कहा कि ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि उस गीत का आप जिक्र कर रही हैं, आपको याद है और आपको गाना चाहती हैं। और वो 98 की रचना है। मैं मंचों पर उसको पढ़ा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे गायक उसको गा रहे हैं। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, इस गीत को मैं सुनाता हूँ। जी, सब अपने अपने धुन में, अपने अपने अंदाज में उसको गाते हैं। पकड़िए, और आज भी वो प्रासंगिक है और मुझे लगता है आगे भी रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो प्रासंगिक रहे, मैं नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि उसमें माँ का वो दर्द है जो अपने बच्चे अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, ओल्ड एज होम में छोड़ते हैं, या ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वृद्धाश्रम में छोड़ना ही छोड़ना नहीं होता है, घर में रखकर भी अगर हम तिरस्कार करें, नजरअंदाज करें, केयर नहीं करें, तो वह भी एक ढंग से पीड़ा की बात है। तो उस समय मैंने उस गीत को पकड़ा और लिखा। मैं सुनाता हूँ आपको तरन्नुम में। स्वागत। जी, थैंक यू। सुनिए। बबुआ भइल अब सयान, बबुआ भइल अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गई। माई के माई के अचरा पुरान, अचरवे में खोट हो गई। बबुआ भइले अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गई। अंतरा देखिए, बचपन कि गुटु गुटु गोदिया में दूध भात खाइले, मौनी बनल औरी भुइया लोटाइल। नेहिया दुलरवा के बतिया बेकारे, टूटल प्रीतिया के डोर, कि मन में कचोट हो गई। बबुआ भइले अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गई। एक अंतरा और सुनाता हूँ, अंतिम अंतरा। 3 अंतरे का गीत है, मैं छोटा करता हूँ। दिवाली अभी बीता है, महसूस कीजिए इस गीत को। कि भरल पुरल घरवा में मन खाली खाली, दियरी जरे पर मने ना दिवाली। भरल पुरल घरवा में मन खाली खाली, दियरी जरे पर मने ना दिवाली। रतिया त रतिया, रतिया त रतिया, ई दिनवो अन्हारे। रतिया त रतिया, ई दिनवो अन्हारे, डूबल सूरज भोरे भोर, करे जबे में छोट हो गइल। बबुआ भइल अब सयान, कि गोदिए नु छोट हो गइल। माई के अचरा पुरान, अचरवे में खोट हो गई।
वाक़ई भावुक करने वाला ये गीत है और मनोज भावुक के द्वारा रचित और पीड़ा माँ की और संवेदना बहुत सुंदर। मैं खुद भावुक हो गई सुन के और उपेंद्र हे ओझा माता जी। दी, आपकी आँखें छलक आई, नम हो गई थी आप तो। मैं जब ये गीत गाता हूँ या मंच से सुनाता हूँ, मैं ही और तमाम लोग जो जुड़े, यही कहता हूँ कि ये गीत झूठा हो जाए। कई हम जब शेर लिखते हैं, अ, जब पीड़ा को लिखते हैं, तो मन होता है कि वो मैंने शेर गाँव को लेकर, मैं गाँव से जुड़ा रहा हूँ, गाँव का आदमी हूँ। गाँव मुझसे नहीं छूटा, मैं लंदन में रहा, मैं दुबई में रहा, मैं अफ्रीका में रहा, लेकिन मैं गाँव में बहुत कम रहा हूँ, लेकिन गाँव मेरे भीतर हमेशा रहा है। पता नहीं क्या संयोग है, गाँव मेरे भीतर रहा है, मैं गाँव को लिखता रहा हूँ। मैंने शेर कहा कि लोर पोंछत बा केहू कहाँ, लोर आँसू, लोर पोंछत बा केहू कहाँ, गाँव अपनो शहर हो गई। तो मैं बार-बार कहता हूँ कि शेर मेरा झूठा हो जाए। इतनी संवेदना बचे, जैसे जी, गाँव की जो संस्कृति की थी, कि एक मड़ई पलानी भी उठाना होता था, एक छज्जा छाना होता, पूरे गाँव के लोग इकट्ठे हो जाते थे। किसी का बिल्कुल सही। एक एक यज्ञ हो, किसी की शादी हो, किसी की बेटी की बेटा की, तो कोई सब्जी वो कर रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई किसी के यहाँ से अनाज आ रहा है। वो ऐसी संस्कृति थी, साझे की संस्कृति की थी, कि गाँव की बेटी की शादी, मतलब किसी की भी बेटी की शादी, पूरे गाँव की बेटी की शादी थी, सभी खड़े रहते थे। उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा नहीं जुड़ी थी, पूरे गाँव की प्रतिष्ठा जुड़ी थी, तो सब लोग आते थे, कुछ भी हो जाए। वो बिल्कुल। धीरे-धीरे चीज़ जो है, अब लोग आग बुझाने के बजाय आग लगाने का जो काम करने लगे हैं। राजनीति अच्छी चीज़ है, उससे देश चलता है, लेकिन गंदी सियासत हो गई है शायद बताऊँ, तो पीड़ा होती है। और एक शायर होने के नाते, कवि होने के नाते, लेखक का धर्म है कि वो सच को लिखे, लेकिन वो चाहता नहीं कि वो सच सच रहे। वो इसीलिए लिखता है कि वो जितनी चीज़ें वो मिटे, वो झूठ हो जाए। बहुत बढ़िया भावुक जी, बहुत सही कहा आपने और कुछ और नाम शामिल हुए हैं, हालाँकि एक फ़रमाइश भी आई है, मैं ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त जी ने लिखा है कि आप नाखून वाली कविता सुना दें या फिर तनिक-तनिक सी बात वाली सुना दीजिए। तो ज़रूर सुनाएँगे। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ और उन्होंने लिखा कि पहले जैसे गाँव अब नहीं रहे, बिल्कुल सही। रवि सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, लव तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और बहुत सुंदर उपेंद्र ओझा जी ने लिखा बहुत सुंदर रचना बा। बिल्कुल रचना वाक़ई बहुत खूबसूरत और पीड़ा है और पीड़ा जैसा कि आपने कहा प्रासंगिक ना रहे तो बेहतर हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की परिस्थिति ना हो समाज में तो बहुत अच्छी बात है। तो भावुक जी चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम अपने बोझिल नयनों को ज़रा हम तरोताज़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अ, नहीं, ये मैंने ही किया है। जी, सॉरी, आपकी आँखें छलक आईं। मैं नहीं चाहता था कि इतना भारी हो, लेकिन रचना अपना प्रभाव छोड़ती है। मैं एक तो चंद्र मणि ब्रह्मदत्त जी जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े आदरणीय हैं, उनका आदेश आया है, तो रचना सुनाकर आपको हल्का कर रहा हूँ। और 1-2 बहुत सारे युवा भी बैठे होंगे, और जितने लोग बैठते हैं, चाहे उम्र जो भी हो, मन उनका युवा ही होता है, तो कुछ श्रृंगार की रचनाएँ देकर मैंने जो इस महफ़िल को भारी किया है, तो जब मैंने किया है तो मेरा दायित्व है कि उसको हल्का करूँ। और 1-2 श्रृंगार की रचनाएँ, अ, वाह! कुछ मैसेज आया है, सुदर्शन शर्मा जी ने लिखा है, मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको। जी, जो उन्होंने चाहते लिखा हैं है वह कि लिखते हैं। जी, लेकिन वैसा होता नहीं है, जो सच है वो लिखना भी सरल नहीं। वाह! सच कह रही हैं आप। आइए मैं माहौल को थोड़ा हल्का करता हूँ, जायका जी, बदलता हूँ, ज़रूर, और सर की ज़रूर, ज़रूर। फरमाइश है डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त सर की, तो मैं सुनाता हूँ। किसी ने स्वागत वैभवी जी ऐसे ही पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगता हूँ, क्यों लगती हूँ? और मैंने जो जवाब दिया वो कविता बन गई। आहा! क्या कहने। इसमें बहुत ज़्यादा शिल्प नहीं ढूँढिएगा, बस ये बातचीत है। मैंने जवाब दिया, कविता बन गई, और तब से सुना रहा हूँ, लोगों को अच्छा लगता है तो सुनाता हूँ। ये कविता है भी कि नहीं पता नहीं, सुनिए। मैंने जवाब क्या दिया कि उसने पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगती हूँ, और मैंने कहा कि बस तुम अच्छे लगते हो। अब क्यों लगते हो क्या बोलूँ?
बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं, मेरे दिल में रहते हो, अब क्यों रहते हो क्या बोलूं। वक्त मिले, वक्त मिले तो तुम सोचो कि क्या लगता हूं मैं तेरा, तुम तो मेरे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। और कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो क्या बोलूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। और जैसे जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो, जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो, साथी तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो क्या बोलूं। और लगता है कि मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भावुक, मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से है भावुक, फिर भी ऐसा करते हो, अब क्यों वो करते हो क्या करते बोलूं। हैं, क्या बोलूं। वाह 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 क्या वाह। बोलूं ऐसे एक एक कमेंट भी दो आया भावुक जी। शेर। जी भावुक जी जी, एक कमेंट जी। आया है आपकी ही रचना को, इन्होंने लिखा है, वाह वाह वाह, लाजवाब रचना, क्या बोलूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। साथी तुम भी जलते हो, क्यों जलते हो क्या बोलूं। क्या बोलूं, बहुत सही शुक्रिया। बात है। जी। तो वैभव जी किसी ने कहा कि जी। मतलब कुछ कहा, कह के मुस्कुराई तो मैंने यही कहा कि भाई आप इस ढंग से मुस्कुराती हैं, इस ढंग से हंसती हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। तो फिर मैंने शेर कहा कि क्या कहा पता नहीं, मैं कहीं और चला गया, कुछ श्रृंगार के मैं सोच रहा था कि कुछ हल्का करूं, और साथ ही तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो क्या बोलूं। अच्छा मुझे याद आ जाएगा तो मैं सुना दूंगा जी, आपको ज़रूर, अपनी यात्रा ज़रूर, को ज़रूर। आगे बढ़ाने। ज़रूर, हम्म। ज़रूर, ज़रूर। तमाम सुधी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ। इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, और बहुत सुंदर आपकी रचना, क्या बोलूँ। और वाक़ई हम्म। इस तरह की रचनाएँ हो जाती हैं, कई बार हम कोशिश नहीं करते, फिर भी हो जाती हैं, माँ सरस्वती की कृपा होती है। तब कोई हम्म। रचना हम लिख पाते हैं या सोच पाते हैं या गढ़ पाते हैं। जिस तरह चलिए से माँ आपके सरस्वती। आपके बोलते मुझे याद आ गया, तो मैंने उनकी तारीफ में यही कहा, और उनकी सुंदरता पर फिर मैंने शेर पढ़े भोजपुरी में, सुनिए कि रूप के धाह में जरा गईलू, रूप के धाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तू मुआ गईलू, रूप के दाह में जरा गईलू, बाप रे बाप तू मुआ गईलू, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू। अनसुहातो बहुत सारे दर्शक नहीं समझ, अनसुहातो बिना किसी कारण के, अनायास, यूं ही, ऐसे ही, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, मन के छुआ, अनसुहातो तू मुस्कुरा गईलू, मन के छुअलू, मन के भाग गईलू। चलिए क्या आगे बात बढ़ाते हैं। है। जी। जी, भावुक जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको भोजपुरी समझ में आती है, और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत अच्छी कवित्री डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और जी बहुत नमस्कार अच्छा दमयंती लगता जी। है। जी, जी, बहुत अच्छा लगता है जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है और पटल पर जब उनकी उपस्थिति होती है और वो उपस्थिति बहुत गरिमामयी हो जाती है, पटल सुशोभित हो जाता है। तो आपका बहुत-बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए, और भावुक जी को हम सुन रहे हैं। अ, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, और कभी-कभी लगता है कि समय बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। हालाँकि समय को कोई पकड़ नहीं पाया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम पकड़ें। और आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, रवि सिंह जी ने लिखा है। रवि जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। ये आप भी बिहार से हैं, और बिहार की मिट्टी में बहुत प्रतिभा है। मैथिली में कुछ सुनाइए सर, मैथिली भाषा में कुछ लिखा है क्या आपने?
नहीं, मैथिली मुझे नहीं आती है, मैं समझता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। जी, हालाँकि मैथिली 4 साल पहले पूरे बिहार में मैंने 4 महीने की यात्रा की थी। आदरणीय रविंद्र आर के सिन्हा जी के नेतृत्व में यात्रा हुई थी, गांधी संकल्प यात्रा, और उस यात्रा में मैंने मेरे साथ एक टीम थी, कई गीत लिखे, 17-18 गीत थे जिनका 4 भाषाओं में अनुवाद हुआ। हिंदी और भोजपुरी में मैंने उसको लिखा, भोजपुरी में लिखा तो हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी में लिखा तो भोजपुरी में, लेकिन मैथिली में उसका अनुवाद हुआ। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी ने, बड़े वरिष्ठ कवि हैं देश के, तो उन्होंने मैथिली में अनुवाद किया मेरे गीतों का। मगही में अनुवाद हुआ, वहां के कवि ने किया, संजय जी और एक और कवि थे। और उन चारों भाषाओं में जहां भी सिंगर गए, जिस क्षेत्र की भाषा थी, जैसे मगह के क्षेत्र में गया जहानाबाद, तो उधर मगही में, नालंदा मगही में उस गीत को गाया गया। जब भोजपुरी क्षेत्र में छपरा, सिवान, गोपालगंज, आरा, भोजपुर में गए तो भोजपुरी में उन गीतों को गाया गया। और जब मधुबनी, दरभंगा में हम गए तो मैथिली में उन गीतों का गायन हुआ, और कई जगह हिंदी में भी, पटना वगैरह में हिंदी में भी उन गीतों का गायन हुआ। तो मैथिली मुझे, मैं माफी चाहूंगा, मैथिली में जी, मैंने कुछ नहीं लिखा। मैथिली कोई बात नहीं। भोजपुरी चूंकि आप बहुत ज़्यादा पकड़ रखते हैं भोजपुरी भाषा में, और देखिए चाहे मैथिली हो, भोजपुरी हो, कोई भी भाषा हो, भाषा बहुत प्यारी होती है और भाषा बहुत सम्माननीय है। और जिस तरह से भोजपुरी के लिए आपने कार्य किया, और अभी आपको एक पुरस्कार भी मिला है फिल्म फेयर की ओर से भोजपुरी के लिए, समीक्षक भी आप रह चुके हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज आपने किए, लेकिन आज जो ज्वलंत प्रश्न है, वो ज्वलंत प्रश्न ये है कि भोजपुरी की जो अस्मिता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं खतरे में है। जिस प्रकार आजकल की जो भोजपुरी पिक्चर आ रही हैं, जो सिनेमा बन रहे हैं भोजपुरी भाषा में, उसके जो दृश्य हैं, दृश्य के साथ-साथ जो उनके जो गीत हैं, उसकी जो कोमलता थी भोजपुरी भाषा की और जो पावनता थी, वो कहीं न कहीं धूमिल हो रही है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये अमूमन जितने भी पत्रकार हैं या जो भी प्रस्तोता हैं, जब किसी भोजपुरी के सेलिब्रिटी से, चाहे वो फिल्म से जुड़ा हो, साहित्य से जुड़ा हो, किसी भी से बातचीत करते हैं तो ये सवाल उनका रहता ही है। यह सवाल वह लोग भी करते हैं जो भोजपुरी फिल्में नहीं देखते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि ठीक है, आप गाए-बगाए कोई एल्बम देख लिए, कोई गाना सुन लिए, कोई फ़िल्म देख, आप फ़िल्म देखिए, अच्छी चीज़ें भी बन रही हैं। कुछ लोग सीधे कहते हैं कि भोजपुरी अश्लील हो गई। मैं बिल्कुल करेक्ट करना चाहूँगा इस बात को। भोजपुरी न तो अश्लील थी, न अश्लील है, कोई भाषा अश्लील नहीं होती। हाँ, भोजपुरी फ़िल्मों में, फ़िल्मों से ज़्यादा एल्बम्स में कुछ गाने ऐसे आए, जिन्होंने शर्मसार किया, जो फालतू और बेहुदा हरकतें हैं। उस पर मैं लिखता रहा हूँ, आवाज़ उठाते रहा हूँ। मेरी कविता बहुत पहले एक छपी थी जिसका शीर्षक था संस्कृति। 98 में पाती एक पत्रिका है, उसमें मैंने लिखा था कि एक ओर कुकुरमुत्ता नियर फैलत भगचोनहर गीतकारन के बियाइल कैसेट में लंगटे होके नाचत बिया भोजपुरिया संस्कृति, तो दूसरा ओर लोक रागिनी के किताब में कैद भइल भोजपुरिया संस्कृति के दुल्हन के चाटत बा दीमक, सूंघत बा तिलचट्टा, काटत बा मूस। दोनों का बीचे भोजपुरी के भ्रम में हिंदी के सड़ल खिचड़ी चीखत या भोजपुरी के जरल भात खात मोच पर ताव दे मस्त मस्त करत खाड़ बा भोजपुरिया जवान। मैंने जो हिंदी को बिगाड़ दिया गया, बा ता लगा दिया गया, तो समझ गया कि भोजपुरी है। फिल्म ने यही किया कि कहीं बा लगा दो, वाह लगा दो तो भोजपुरी हो गया। तो भाषा के साथ मजाक है। इन बॉलीवुड में क्या हुआ, मैंने जो मुझे सम्मान मिला, वो सिनेमा पर मैं 25 वर्षों से लिख रहा हूँ, 95 से अब तक। 450 पेज की मेरी किताब है भोजपुरी सिनेमा के संसार। उसमें 1931 से लेकर अब तक के सिनेमा का इतिहास है। 1931 को पहली फिल्म जो बनी वो 1961 में बनी, तो इतिहास 1931 से कैसे शुरू हो गया? तो मैंने 31 से लेके 61 तक, मैंने पहली फिल्म के बनने तक, और 1931 मैंने पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा आई वहां से लेकर बॉलीवुड के फिल्मों में, मैंने हिंदी फिल्मों में किन किन फिल्मों में भोजपुरी का प्रयोग गीतों में हुआ, संवाद में हुआ, ये सबका सतीश भैया जी सुन रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। वो मैं दर्शकों को सूचना भी दे दूं, एक बहुत बड़ा आयोजन गोपालगंज में हो रहा है, अमही मिस्र में,
और ये 6वां वर्ष है, सालाना कार्यक्रम है और पूरे देश के जितने दिग्गज हैं, भोजपुरी के जो दिग्गज हैं, बड़े-बड़े गायक पहुँच रहे हैं, साहित्यकार पहुँच रहे हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि वहाँ पर हर साल ये पूरे दुनिया से एक भोजपुरी के बड़े साहित्यकार को चुनते हैं और उसको सम्मानित करते हैं। अंजन सम्मान, अंजन जी बहुत बड़े कवि हुए भोजपुरी के, तो उनके नाम पर वो सम्मान होता है। ये पहले डॉक्टर अशोक द्विवेदी पाती के बड़े संपादक, सब बड़े नाम हैं जिनको मिला, बालचंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलेश राय जी। तो उस पार्टी में मुझे खड़ा किया और इस बार 22 नवंबर को उनका कार्यक्रम है अंजन सम्मान। तो मैं संस्था के प्रति शुक्रगुजार हूँ और वो पटल से जुड़े हुए मुझे सुन रहे हैं। बहुत मैं बहुत बता रहा था कि वो जो है, बहुत 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 धन्यवाद, कि 1931 से लेके 1961 तक जो है कहाँ-कहाँ प्रयोग हुआ। बहुत सारे गीत आए हिंदी फिल्मों में जो भोजपुरी के थे। 1948 में एक फिल्म आई नदिया के पार। ये नदिया के पार मैं 87 वाले साधना सिंह और सचिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें गाना है कि सांची कहे तोरे आवन से हमरी, चाहे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। उसके पहले 1948 में वो दिलीप कुमार की फिल्म थी, कामिनी कौशल की फिल्म थी, वो हिंदी फिल्म थी। उसके संवाद छत्तीसगढ़ी में है। उसमें 8 गीत हैं और आठों के आठों गीत भोजपुरी में 1948 में। तब भोजपुरी फिल्में बननी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हिंदी फिल्म में 8 गीत भोजपुरी में 1948 फिल्म नदिया के पार। कठवा के नैया बनई है रे मलहवा, नदिया के पार दे उतार, दिल्ली के भागा दगा दे के भागा, कोने बेदर्दी से दिल मोरा लागा, नजरिया में अहिया बजरिया में अहिया हो सांवरिया मोर। ऐसे 8 गीत थे और वो कमाल का फिल्म हुआ। तो ये पूरा इतिहास मैंने लिखा। उसके बाद जो 62 से 61 से जो दौर शुरू होता है और 90 तक जो दौर आया, उसमें जो गाने हैं, पहली ही फिल्म थी गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो, सोनवा के पिंजड़ा में बंद भइल हाय राम चिरई के जियरा उदास, लागी नहीं छूटे राम फिल्म आया। पहली फिल्म का गीत शैलेंद्र ने लिखा। दूसरी फिल्म आई लागी नहीं छूटे राम 1962 में, 63 में। उसमें गाना था लाली लाली ओठवा से बरी से ललैया हो के रस चुवेला। लेकिन भावुक उसमें जी वो जिस जिस मैं आ रहा हूँ, मैं जो आप कह रही मैं वही आ रहा हूँ कि जी भोजपुरी करना खराब थी। मैं वही आ रहा हूँ बात को, केवल जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि हुआ क्या है। क्योंकि जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो हम जड़ तक जाते हैं। हम जो सिर्फ दिख रहे हैं, बाहर घाव दिख रहा है तो घाव दिख रहा है, लेकिन उसकी जड़ कितनी गहरी है हम वहां जा रहे हैं। ये ठीक कैसे होगा? मजरू साहब ने गाना लिखा, लता दीदी का गाया हुआ गीत है, राखी पर पूरे विश्व में गूंजता है कि रखिया बन्हाला भैया सावन आइल जिया तू लाख बरिस हो। बाद के दौर में अनजान ने लिखा, चित्रगुप्त जी तो संगीतकार थे, नौशाद, मैं गीतकारों की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपका इशारा गीत और संवाद और प्रस्तुतिकरण पर है। ये फूहड़ हुआ। तो गीत लिखने वाले शैलेंद्र, मजरू सुल्तानपुरी, अनजान, बाद में लक्ष्मण साहबाद, ये लोग थे। सब बड़े शायर थे, हिंदी के बड़े पोएट थे। हिंदी में फिल्मों में भी कमाल का गीत इन लोगों ने दिया है। तो इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि हम क्या लिख रहे हैं और उसका दूरगामी परिणाम क्या होगा। 90 के दशक में फिल्में बननी बंद हो गई। बिहार में जंगल राज था। स्थितियां क्या थी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो 1-2 घंटे उस पर बोलने होंगे। 90 के दशक में क्या स्थिति थी, किस तरह लोग दहशत में थे, क्या-क्या हुआ, किस तरह से नरसंहार हुआ, किस तरह से क्या-क्या कांड, मैं नहीं जाऊंगा। फिल्में बननी बंद हो गई। क्या 4-5 फिल्में बनी थी। चूंकि मैं फिल्मों का इतिहास लिखा तो उन फिल्मों का भी मैंने जिक्र किया है। एक फिल्म में लालू प्रसाद यादव जी भी थे, महुआ फिल्म आई थी, पोस्टर पर उनका भी ये था। तो लोग छोटे-छोटे एल्बम बनाने लगे। जितनी कंपनियां हैं उनको मुनाफा चाहिए था, जो लिखा गया वो बनने लगा। वो फिर 2000 के बाद जो दौर शुरू हुआ, वही एल्बम संस्कृति वाले लोग यहाँ पर आए और वही कंटिन्यू रहा, उस ढंग के गीत आए। लेकिन आप देखिए कि हम बताते हैं कि भोजपुरी की जो आबादी है वो लगभग जो है 30 करोड़ है। हालांकि इसका कुछ एग्जैक्ट वो नहीं है, इसलिए हम लोग ये कैलकुलेशन इस आधार पर है कि हमने सिवान को या छपरा को या जो भी भोजपुरी क्षेत्र है उसके टोटल कैलकुलेशन को जोड़ लिया। और हिंदुस्तान कहीं नहीं, क्योंकि यह हिंदुस्तान के बाहर मॉरिशस में, फिजी में, गुयाना में, सुरिनाम में, ट्रिनिडाद में, टोबैगो में, नेपाल में, कई देशों में बोली जाती है। तो जहां बोली जाती है जिस क्षेत्र में, वहां का मैंने पॉपुलेशन ले लिया है। 30 करोड़ ये टोटल आबादी है। अब ये अलग बात है कि आज भी जो है सिवान के लोग, छपरा के लोग, बहुत सारे लोग जब जनगणना होती है तो अपनी मातृभाषा हिंदी लिखते हैं, तो कैलकुलेशन में नहीं आती। तो अगर 30 करोड़ पॉपुलेशन है और भोजपुरी फिल्म कितने लोग देखते हैं?
सिर्फ 1 लाख लोग देखते हैं। तो उस तबके के लिए बनने लगी वैसी सारी चीजें जो है वो बनने लगी। लेकिन भोजपुरी अश्लील नहीं है, ये बहुत समृद्ध भाषा है और उस पर हम बात करेंगे तो ये एक लंबी बातचीत होती जाएगी और यह दूर हो रहा है। अच्छी फिल्में बन रही, अच्छे गाने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि खराब है, उनको फिल्में थोड़ा-सा देखें, अच्छे चीज़ों की बात करें। गलत को लेकर, अश्लीलता को लेकर इतना ना शोर हुआ, इतना ना हंगामा बरपाया गया कि उन गीतों को जो नहीं भी जानते थे, वो भी जो उसको उसके खिलाफ बोल रहे हैं, वो भी बार-बार उसी का नाम लेकर, उसी कलाकार का, उसी गीत का, "ये देखिए, ये इसने ये गाया।" तो गाया तो सुन लीजिए, जिनको नहीं पता है, उनको भी पता हो गया। नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होती है, तो उनसे यही कहता हूँ कि जी, भाई बिल्कुल साहब, सही कहा। जी, अंधेरे पर अंधेरे पर उजाला उछालिए, अंधेरे से अंधेरा नहीं मिटता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता है। जो अच्छी क्या बात चीजें बन रही हैं, उनके बारे में भी चर्चा तो कीजिए। और ये अच्छा, ये जो भाव जितनी चीजें हैं, रहेंगी नहीं, ये जी, खत्म हो बाबू जी, जाएगी, बिल्कुल ना वो सही कह रहे गीतकार हैं। जिंदा रहते हैं। जी। एक प्रश्न मेरा और है, लेकिन उससे पहले मैं सोनिया अक्स जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। और हमारे बहुत आदरणीय आदरणीय राकेश छोकर जी, जो कि हमारे किरदार का हिस्सा रह चुके हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत सारे अवार्ड उनको मिले हैं, विश्व कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है। आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। भावुक जी, जैसा कि आपने कहा भोजपुरी, मैंने पहले भी कहा था कि भोजपुरी बहुत प्यारी भाषा है। भारत की बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं और भोजपुरी आपने बहुत काम भी किया है और दर्शकों के मन में या मेरे मन में जो कौतूहल था उसको आपने शांत किया, चूँकि फ़िल्म समीक्षक भी आप रह चुके हैं और ख़ासकर आपने भोजपुरी के लिए बहुत समीक्षाएँ की हैं, इतने वर्षों का आपका अनुभव है, उस अनुभव से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिव पब्लिसिटी एक 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 भी चीज मैं और ऐड कर दूं। हालांकि जी, अब मैं अपने ही कार्यक्रम में अपने मुंह से अपनी बात क्या करूं, लेकिन चूंकि वो सिलसिला चला है, मैं ये बताऊं जी, जी, कि ज़रूर, मुझे ज़रूर। इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए 25 साल हो गए। मैंने 25 वर्षों से सिनेमा पर लिख रहा हूं और जी, शायद ही कोई निर्माता, कोई निर्देशक, कोई अभिनेता गायक इंडस्ट्री का हो जो मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं जानता हूँ, जो भी स्टैब्लिश जी, है, एक दूसरे से जुड़े। लेकिन इस 25 वर्षों में एक भी गीत, मैं मूलतः गीतकार हूँ, जी, आपको अंदाजा लग गया होगा, जो जानते हैं मुझे बिल्कुल, जानते हैं। बिल्कुल। मैंने जी, एक भी गीत ऐसा नहीं लिखा जिससे मेरे ऊपर दाग चले। क्या बात है! तो बाहर से रह के जो लोग मतलब बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, और काजल की कोठरी में रहकर दाग से बचना एक मुश्किल है। अभी मेरा एक गीत आया है जो वायरल हुआ है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि इत्तेफाक दीजिए कि यह भी गीत माँ पर है। फिल्म निर्देशक ने मुझे यही सिचुएशन दिया कि माँ का देहांत हो गया है, घर से डेड बॉडी निकल रही है और आपको गाना लिखना है। आंचल, माँ का आंचल बेटे को टच करता है, यही सिचुएशन था और मैंने गीत लिख कर दिया। और मुझे खुशी है कि ऐसे गंभीर गीत को करोड़ों लोगों ने देखा। और इस साल नवरात्र में, इस साल कुछ वायरल और हो गया क्योंकि सुर संग्राम एक रियलिटी शो है, वहां एक पार्टिसिपेट ने इस गीत को गाया और वायरल हुआ। उसकी माँ का भी डेथ हुआ था और वो संस्कार करके और पहुंचा था सुर संग्राम में, तो गीत को गाया तो इतना लोगों को कनेक्ट हुआ कि वायरल हुआ। अभी इस साल नवरात्र बिहार और उत्तर प्रदेश के हर पंडाल में नवरात्र में ये गीत बजा है। दुर्गा मैया का जब विसर्जन हुआ तो यही गीत मैं गूंज रहा। चाहूँगी कि 2 पंक्तियाँ ज़रूर गुनगुना दें आप। गुनगुना तो नहीं पाऊंगा क्योंकि जिस गायक ने, नीलकमल जी ने गाया है बड़े हाई पिच में, मैं पढ़ देता हूँ। ये जी, पढ़ने पढ़िए। पर भी शायद वही संवेदना पहुंचेगी। और जी, बाकी आप लोग इसको सुन सकते हैं, यूट्यूब पर है। आप टाइप करेंगे, अचरा अचरा छुड़ा के चल कहे दियले, डेड बॉडी जा रही है माँ का, देखिएगा, गाने की लाइन देखिए, बोल देखिए जी, कि अचरा छोड़ा के चल कहे दिहले, इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जीही कैसे, तोर बौरहवा रे माई, तोरा बिना जीही कैसे, तोर बौरहवा रे माई, खूंटा उखड़ गईल गैया के, अब ई बछड़ुआ कहवा जाई, तोरा बिना जीही कैसे, तोर बौरहवा रे माई। लंबा गीत है, इसको सुनिए। तो बहुत सुंदर, बहुत चीजें भावुक एकदम की जा गीत रही है। है, तो माहौल भावुक बदल जी रहा है। खाली भावुक गीत लिखते हैं? नहीं वो अच्छा, भावुक ये जी, एक प्रश्न मेरे मन में बहुत देर से चल रहा है और मैं चाहूँगी कि उस पर भी हम आएँ। जैसे
हिंदी में हम गीत लिखते हैं तो वो लयबद्ध करना होता है, उसकी मात्राएँ होती हैं, तो क्या भोजपुरी में भी मात्राएँ होती हैं? दुनिया देखिए, ग्रामर दुनिया की हर भाषा के लिए एक ही होता है। मैं कहता हूँ और कभी आप चाहें तो बैठा लें। आप उर्दू के एक शायर को बैठाइए, हिंदी के एक शायर को बैठाइए और मुझे बैठाइए। वो जिस छंद में, जिस बहर में गज़ल पढ़ेंगे, उसी समय, उसी छंद में और उसी बहर में मैं भोजपुरी में गज़लें पढ़ूँगा। और उन सारे मेरी पहली किताब है, वो भोजपुरी गज़ल की ही है। 2004 में प्रकाशित हुई, किताब का नाम है तस्वीर ज़िंदगी के। और ईश्वर की कृपा से उस पर मुझे भारतीय भाषा परिषद सम्मान मिला 2006 में। गुलजार जी और गिरिजा देवी, ठुमरी लीजेंड गिरिजा देवी और सिने हस्ती गुलजार जी के हाथों, और वह गजल संग्रह, तो मैंने उसमें 60-65 बहर में गजलें लिखी हैं। और मैं गजलकार के रूप में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। कविता का संकलन मेरा नहीं आया, उसी तरह रह गया। गीतों का एक संकलन आया, कहानियों का संकलन नहीं आया। 10 किताबें अप्रकाशित है, जिंदगी बिखरी हुई है, मैं भी बिखरा हुआ, किताबें नहीं छपी, जो छप गई सो छप गई। तो पहला संग्रह ही गजल का था। और आप मेरी कोई भी गजल सुनिए, जैसे जिसका जिक्र कर रहे थे चंद्रमणि जी, उधर से फरमाइश आई तनी तनी सा बात की। आप सुनिए, आपको उसमें बाहर दिखाई देगा छंद बिना शिल्प के। कोई कहे कि दोहा में लिखता हूँ, भोजपुरी में लिखे, मराठी में लिखे, मगही में लिखे, पंजाबी में लिखे। दोहा का ग्रामर है कि 13 और 11 की मात्रा होगी तो होगी, चाहे कबीर दास लिखें, चाहे मनोज भावुक लिखें या आप लिखें। अब कोई ऐसे ही कुछ लिखता है तो अलग बात है, उसको हम मानक नहीं मान सकते हैं। उसी तरह आप यशोदा छंद में लिख रहे हैं, आप पारिजात में लिख रहे हैं, आप किसी भी छंद में लिख रहे हैं, ठीक है, दुनिया भर के, तो आपको उसके शिल्प का, उसके व्याकरण का आपको पालन करना होगा, नहीं तो फिर तो खारिज है। और जिस गजल की बात कर रहे थे तनी तनी सा बात के, बहुत लोगों ने तो गजलें बहुत है, वो ये है कि आपने चूंकि शिल्प की बात की, सुनिए गजल कि हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी तनी सा बात के। आप केवल इतना ही बोल दीजिए तनी तनी सा बात के, मेरी गजल पूरी होगी। कि हिया में जब धइल गइल तनी तनी सा बात के, असर बहुत बहुत भइल तनी 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 सा तनी बात सा के। के कहीं प फूल खिल गइल, कहीं प फूल झर गइल, कहीं प फूल खिल गइल, कहीं प फूल झर गइल, अलग अलग असर भइल तनी तनी सा बात की। और शेर सुनिए कि जे, जो आदमी, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, जे जिंदगी के हाल चाल उम्र भर लिखत रहल, वो राज ना समझ सकल तनी तनी सा बात की। आई मन, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, ई मन बहुत मैल भइल तनी तनी सा बात से, बेकार में ढोल गइल तनी तनी सा बात, क्या तनी बात! तनी। बहुत सुंदर। छोटी-छोटी बातों को तवज्जो नहीं देना चाहिए और किस तरह छोटी-छोटी बातों से रिश्ते टूट जाते हैं, दिल टूट जाता है। बहुत सुंदर मतलब, बहुत सुंदर शेर। भावुक जी, इतनी बातें हुई, तो अभी जो आपने इतना समय भोजपुरी को दिया या फ़िल्म समीक्षक के रूप में या एक प्रस्तोता के रूप में आपने कार्य किया, भविष्य की क्या योजनाएँ हैं आपकी? क्या यूथ के देखिए लिए जो कुछ करना चाहते हैं? अ, सब, सॉरी, कुछ क्या आपने यूथ क्या सवाल? जी, क्या यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं या भविष्य में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि वहाँ तक पहुँचना अभी बाकी है? नहीं नहीं, देखिए बाकी तो हमेशा रहता है। राम के सपने नहीं पूरे हुए, कृष्ण के सपने नहीं पूरे हुए, किसका सोचा होता है, किसी शायर ने कहा किसका सोचा होता है क्यों शर्मिंदा होता है। तो बाकी तो हमेशा रहता है। अधूरापन का मसला जिंदगी भर हल नहीं होता, कहीं आंखें नहीं होती, कहीं काजल नहीं होता, तो हमेशा इनकम्प्लीट वो रहता है। और हम करते जाते हैं, वो यूथ के लिए है, बुजुर्ग के लिए है, बड़ों के लिए, ये नहीं सोचते, बस करते जाते हैं। देखिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये एक सनक का काम है, एक पागलपन। परिवार से आपने शुरुआत की, बातचीत की, तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सहज रहा। जब मैं 9 साल नौकरी करने के बाद लंदन छोड़कर आया और आने के बाद भोजपुरी करने लगा,
तो पिता चूंकि हमारे पिता की इच्छा थी कि बेटा इंजीनियर बने, मेरी इच्छा नहीं थी। मैं तो सीरियल 99 में सीरियल लिख चुका था पटना दूरदर्शन के लिए। मेरी कहानी पर सीरियल बना तहरे से घर बसाए, कहानी का नाम था। पटना दूरदर्शन से 1900 कथा पटकथा संवाद और गीत मेरे थे। मैं थिएटर में, वहां बिहार आर्ट थिएटर है कालिदास रंगालय में, वहां का मैं 96-98 बैच का टॉपर। तो मेरी इच्छा दूसरी थी, लिखने पढ़ने और उधर जाने की। पिता की इच्छा थी कि इंजीनियर बने, उनकी इच्छा का सम्मान हुआ, मैं इंजीनियर बना। मैंने अफ्रीका में नौकरी की, मैंने लंदन में नौकरी की, मैंने 8-9 साल बाहर किया। और उसके बाद जब लौट कर आया तो पिताजी ने यही कहा कि शुरू में भी उन्होंने हिदायत दी थी कि ठीक है लिख पढ़ रहे हो, लेकिन मैं जिस ढंग से डूब कर काम करता था, याद नहीं, 90 आपको बताया 95 में सिनेमा का इतिहास लिख रहा हूँ, नाटकों पर लिखा, कविताएं मंचों पर जाता था। तो वो देखते थे पिताजी की ये सारा टाइम इसमें डूबा रह रहा है, कैसे पढ़ाई करेगा। तो बार बार ये कहते थे कि भीख मांगना पड़ेगा, क्योंकि साहित्य से और कविताओं से पेट नहीं भरता, और ये सच्चाई भी है। उसके बाद जब मैं लंदन से लौट कर आया तो उन्होंने कहा था कि जिस बात का डर था वही हुआ। तो वो उन्होंने साल भर मेरे से बात नहीं की थी, वो नाराज थे, क्योंकि एक जो पैसे का काम पैसे से होगा, आप उस चीज को नकार नहीं सकते। आपको परिवार चलाना है, आपकी जरूरतें हैं, बच्चों को पढ़ाना है। तो कई बार वो बिल्कुल पीड़ा सही। दिक्कतें आई, लेकिन मैं चूंकि बहुत सोच समझ कर आया था, और उसके बाद मैं अभी तक वो संघर्ष की स्थिति है और एक जिद पर है कि नहीं, मुझे काम करना है मातृभाषा के लिए। लोगों ने कहा कि आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वहाँ पैसा आता है, हिंदी में भी चलो मंचों पर एक पैसा है, भोजपुरी में पैसा नहीं है, कवि सम्मेलन का कोई मंच नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये सवाल था, उसका काउंटर था कि आखिर भोजपुरी में कौन लिखेगा? भोजपुरी मेरी मातृभाषा है। मेरे जैसे कुछ लोग नहीं उतरेंगे तो फिर कौन काम करेगा? तो जो लोग भी काम कर रहे हैं, वो एक समर्पण भाव से वो अपना काम कर रहे हैं। इसमें शुरू में मैंने कहा आपको मिलना कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से कुछ मिलना नहीं है। इससे एक आपको कुछ नहीं होने जाना है। उसके लिए आपको जीविका के लिए दूसरा काम ही करना है। हाँ, फ़िल्मों में आप हैं, कुछ उस ढंग का लगातार लिख रहे हैं, तो उसका देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। तो ये सारे संघर्ष हुए, लेकिन मुझे जो है इसमें करना है, तो मैं थोड़ा यूनिक ढंग से सोचता हूँ। अभी एक पत्रिका जो निकल रही है, भोजपुरी जंक्शन का मैं संपादक हूँ, तो उसमें मैंने कोशिश की, वो विशेषांक की पत्रिका है, 50 विशेषांक आ चुके हैं, व्यक्तिपरक विशेषांक। उसमें महात्मा गांधी पर 3 विशेषांक, भगवान राम पर 2 विशेषांक, वीर कुंवर सिंह विशेषांक, राजेंद्र प्रसाद विशेषांक। उसी तरह फेस्टिवल के विशेषांक है, फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, कजरी विशेषांक, अलग-अलग। मैं करंट अफेयर्स पर रूस यूक्रेन युद्ध विशेषांक निकाला, कोरोना विशेषांक निकाला। तो जो नहीं हुआ है उस पर काम करने की कोशिश। उसके बाद ये नहीं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने एक अंक निकाला भोजपुरी के 101 दिवंगत साहित्य सेवी, भाग 1, भाग 2, भाग 3 पर काम चल रहा है कि जिन लोगों ने अपने को खपाया है, अपना जीवन दान दिया है इसके लिए, उनको दुनिया के सामने लाया जाए। जब भी किसी से पूछिए तो 2 नाम लेता है, वही भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र। एक आध नाम और ले लिया रघुवीर नारायण, लेकिन यही नाम नहीं है। और 100 साल इनके हो गए, उसके बाद भोजपुरी की धरती बंजर नहीं हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने अपने को खपाया है, तो मेरी कोशिश है उनको दुनिया के सामने लेकर आना। नई पीढ़ी, नए लोग जो काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, चाहे मॉरिशस में, चाहे फिजी में, गुयाना में, उनको खोज-खोज कर मैं लाता हूँ, इस पत्रिका में छापता हूँ, दुनिया के सामने ला रहा हूँ। तो नए पुराने को लेकर, इस सब को लेकर, अलग-अलग ढंग के कंटेंट को लेकर लेकर आ रहा हूँ कि मैं सहेज कर मैं रहूँ, नहीं रहूँ, पता नहीं है कि भावुक हुई जिंदगी तब पतझार के पतई ह, ई काल रही कहवा केकरा ई खबर बा। बिल्कुल मुझे सही, नहीं सही पता है, बात। तो जो हम सहेज कर, जुगा कर, संभाल कर दुनिया तक पहुंचा सके, वो लगातार हमारी कोशिश जारी है। और मैं, हुआ क्या कि जो साहित्य में था, साहित्य में जो अलग-अलग बिखरे हुए लोग थे, मैंने सबके बीच एक सेतु बनाया। मैं सिनेमा के भी उतना करीब हूँ जितना साहित्य के। देश-विदेश के कई जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ा हूँ, वहां मेरा आना-जाना होता है, वेबसाइट से, थिएटर से, लिटरेचर से, टेलीविजन से। तो सबके बीच एक सेतु का काम कर रहा हूँ कि सब मिलकर काम करें और आदान प्रदान करें। सिनेमा को साहित्य का संस्कार मिले और साहित्यकार भी सिनेमा को समझे, तब जाके दोनों समृद्ध होगा। ये बहुत कोशिश बढ़िया भावुक जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और जिस तरह से सेतु का आप काम कर रहे हैं जी, वैभव मैं जी।
आपको जी, समृद्धि प्रदान करें, आप और लगन से काम करें और बहुत अच्छी बात आपने कही कि वैसे लोग जो बहुत हैं जो इस भाषा को लेकर काम कर रहे हैं या पूर्व में किया है, उनको आप एकत्रित करते हैं उन तमाम लोगों को एक-दूसरे से मिलवाते हैं क्योंकि अगर हम आज नहीं जान पाएँगे कि भोजपुरी भाषा के लिए किन-किन लोगों ने क्या-क्या योगदान दिए हैं, आपके माध्यम से हम जान पाएँगे, उसके लिए आपको साधुवाद। बसंत श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, राही राज जी बैंगलोर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ, तमाम सुधी श्रोताओं का जिन्होंने हमारा साथ दिया और आदरणीय मनोज भावुक जी आप हमारे साथ जुड़े, इतनी सारी बातचीत हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। आपका एक अलग व्यक्तित्व हम सबके सामने आया आज और पटल से जुड़ने के लिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत सारी शुभकामनाएँ कि इसी तरह आप अपनी मातृभाषा के लिए खूब काम कीजिए और जो हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, उस भोजपुरी को हम जन-जन तक पहुँचा सकें, आप पहुँचा सकें। जो बीड़ा आपने उठाया है, वो ज़रूर उसमें आप कामयाब हो। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अभी हम जुड़े थे हमारे आदरणीय मनोज भावुक जी के साथ और बहुत सारी बातें बहुत भावुक की इनकी कविताओं ने, इनके गीतों ने और बहुत संजय जी का बहुत साथ है हमें शुरू से ही और अच्छा लगता है जब अपनी मातृभाषा के लिए हम काम करते हैं। मातृभाषा है, गर्व से कहिए, जिस भी भाषा से आप प्यार करते हैं, जिस भाषा को आप रोज़ बोलते हैं, अपने परिजनों के साथ गर्व से बोलिए, कहीं भी रहिए, अपनी भाषा को कभी ना छोड़िए जो कि मनोज भावुक जी ने किया और इतनी लंबी यात्रा इनकी रही। अगली बार एक नई यात्रा पर चलेंगे, एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को भाई दूज की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।